कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो समझ में ही नहीं आ रही होती हैं। तो इसका जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि उनको जो है समझाने का तरीका जो है उतना ज़्यादा जो है सूटेबल ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चा सच में जो है कुछ-कुछ चीज़ों को मिस कर जा रहा है जो उसको जो है समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो उन चीज़ों को भी जो है आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, ताकि आप अपने क्लासेस को अच्छे से समझ सके, और ख़ास करके मैथ्स के क्लास में जो है आप इन चीज़ों का एप्लीकेशन जो है ज़्यादा देखते हैं। इसलिए ये चीज़ मैथ्स की क्लास में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मैथ्स का जो क्लास होता है, कोई भी चीज़ होता है ना, वो रटने का चीज़ नहीं होता, वो समझने का चीज़ होता है। अगर चीज़ों को समझ रहे हैं, तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो है कुछ फ़ॉर्मूला है जिसको कि हम भी हो सकता है कि आपको रटवाएँगे। हालाँकि हम बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको जो है समझा दें वो चीज़ कि कैसे ये फ़ॉर्मूला आया। लेकिन फिर भी बाय चांस कुछ-कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, या उनको लगता है कि ये जो है समझना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले वो काफ़ी है। ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला याद रहे, और तभी जो है फ़ॉर्मूला याद रहेगा, पूरा रहेगा अच्छे से मन में बैठा हुआ, तभी जो है कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा जो है क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है, आयतन वाला चैप्टर है, ये सब चैप्टर जो है ना फ़ॉर्मूला बेस्ड होता है, तो फ़ॉर्मूला याद रहेगा उसमें, तभी जो है बनेगा क्वेश्चंस। इसीलिए जो है कुछ-कुछ चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हैं समझनी है, उसमें भी याद भी करना है, समझ के याद करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है? तो ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैथ्स में जो है, और इन चीज़ों को अपने पास रखते हुए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे तो आपको जो चीज़ें पढ़ा हुआ है वो आपके मन में बार-बार आते रहेगा, और उसको आप भूलोगे नहीं। कुछ समय बाद ऐसा होगा जब लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसको जो है अपने आप ही मन में वो याद हो जाता है, कितना भी कुछ कर ले, आप उसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिए, और अभी जो है हम आपको 10th क्लास का मैथ्स जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है? और इसमें एक्सरसाइज़ 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी आपको दिए थे। जिन लोगों को नहीं पता कि होमवर्क भी इस चैनल पर हम आपको देते रहेंगे, और होमवर्क चेक भी होता है आपका। चेक करने का तरीका क्या है कि आपको जो है, जो हम क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दे रखा है, उसका पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ को पिन्ड कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से सबमिट कर दीजिए। ठीक है? मेरे पास आ जाएगा, हम चेक करेंगे, और उसके बाद जो है आपको बताएँगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, या जो भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे हर संडे को। अब रही बात की होमवर्क मिलेगा कहाँ, तो वीडियो के लास्ट में हम होमवर्क बता देंगे, और रिटन फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं, शानदार तरीके से, जो एकदम दिशा जो है सही होनी चाहिए आपकी मेहनत की। आप मेहनत तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन आप सही दिशा में मेहनत करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। समय भी आपका बचाता है, और आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल पाता है। ठीक है? तो इसके लिए जो है आपको शुरू से ही बेहतर रणनीति के साथ काम करना होगा। ये नहीं कि आज काम कर रहे हैं और कल को जो है होमवर्क बनाए ही ना, ऐसा नहीं करना है। कि डेली जो है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि क्या, और उससे भी ज़्यादा मुद्दा है कैसे लिखना है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर हम लोग एक-एक करके बातचीत करते हुए रहेंगे। हर क्लास में थोड़ा-थोड़ा चीज़ें जो है हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ ध्यान में रखना होता है। ठीक है? तो चलिए अभी और ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है? देखो, ये जो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या नाम है इसका, मैथ में, और इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने के लिए
एक थ्योरम हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। एक्चुअली ये है क्या कि इसको नाम जो है इतना बड़ा रख दिया है तो आपको लग रहा है कि नया चीज है, पर आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने पहले ही बताया था कि 10th क्लास में एक्चुअली जो सिलेबस है उसमें लगभग सारी चीजें जो है आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 से 4 चैप्टर ही है जो मुश्किल से नया इंट्रोड्यूस कराया है, और उसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े हाई लेवल के हैं, 9th से हाई है। अदरवाइज ये 9th से ही पूरा पूरा रिलेट करता है। 9th के मैथ्स को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो 10th में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर कोई 9th में उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़े थे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इस तरीके से समझाने वाले हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, जीरो से लेकर के जो है एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और प्रैक्टिस भी जरूर होगा। जैसा कि होमवर्क वाला सिस्टम हम बता ही दिए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस भी होते रहेगा, और मेन चीज प्रैक्टिस ही होता है, ठीक ना। तो अब देखो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है ये क्या होता है। एक्चुअली जो हम लोग गुणनखंडन विधि जो हम लोग जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करना, ठीक है, उसी को कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बस उसमें एक लाइन और जुड़ जाता है, पता क्या, कि जितने भी गुणनखंड आएंगे, किसी भी संख्या के गुणनखंड एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, हमेशा गुणनखंड कम से कम 2 होता है, ठीक है, 2 से ज्यादा होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स में 5 का गुणनखंड हम अगर करें तो 5 का गुणनखंड कहने का मतलब क्या है कि इसको गुना किसकी संख्या को गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो देखो भाई 1 और 5 का गुना अगर हम कर देते हैं ना तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, या 5 और 1 का गुना करें, दोनों बात तो बराबर ही हुआ, तो 1 और 5 जो है इसका गुणनखंडन हुआ। हमेशा किसी भी संख्या का जो है 2 गुणनखंडन होता ही होता है। अब बात कर लीजिए 1 का भी, तो 1 का जो है अगर देखें तो इसमें जो है एक स्पेशल केस हो जाता है कि केवल 1 होगा, इसका जो है केवल 1 हुआ, ठीक है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या 1 और 1 को गुना करेंगे तो भी एक ही आएगा, लेकिन गुणनखंडों की संख्या 2 तो कम से कम सब में है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम 16 की बात कर रहे हैं, इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करोगे 2 2 2 और 2, ये सब जो है इसके गुना में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को कहते हैं जितना भी संख्या आएगा ना उसको गुणनखंड के रूप में लिखना ही क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। बस बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर जो है अगर 548 रख दे रहे हैं, ठीक है, 548 अगर हम यहाँ रख रहे हैं और इसका जो है अगर हम निकाले गुणनखंड तो देखो क्या निकल जाएगा। इसका गुणनखंड 2 से जो है 2 बार में ये 4 लग जाएगा। अभी बस एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है वो समझ में आ जाए, और अभी अच्छे से समझाएंगे इसको, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखो 2 से फिर से लग जाएगा 1, और ये 3 बार में 6 और ये 7 बार में इतना, ठीक है। अब और लगेगा 7 3 10 और 1 11, बस इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो देखो 2 गुने 2 आया और गुने 137 आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर ले गए, 2 छोटा था फिर बड़ा संख्या है, इस तरीके से। उसी हिसाब से अगर बात करें जो है 27 को लिखना चाहे अगर, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या 21 अगर हम कर दे तो इसको जो है ये लिखेंगे। तो ये एक अभाज्य संख्या हुआ और ये भी एक अभाज्य संख्या है, इतना तो पता है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें जो है पहले छोटा को लिखे हैं फिर बड़ा को लिखे हैं, तो इस हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम प्रमेय बता रहे हैं कि प्रमेय क्या है, कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी संख्या का गुणनखंड क्या है, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको जो है 3 गुने 7 लिखे, ये एक क्रम बनेगा, या इसी को जो है 7 गुने 3 लिखे, ये भी एक क्रम बनेगा। तो दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो यही जो है इसका प्रमेय था। हालांकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है, पर इसमें खाली नाम दिया था, इसलिए जो है नाम हम बता दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है ये बता दिए हैं। अब एग्जाम्पल्स के साथ चलते हैं
कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो आता है दो तरह का, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ। पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो है यहाँ से गुणनखंडन निकालना है किसी संख्या का, ठीक है। क्या करना है? गुणनखंडन किसी संख्या का निकालना है। ये भी जो है ऑब्जेक्टिव में भी दिखाई दे सकता है इस तरह का क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में भी दिख जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वहां दिखेगा। फिर दूसरा क्या दिखेगा आपको? गुणनखंडन तो पहला हो गया, इसके अलावा जो है आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा यहाँ से, ठीक है। तो गुणनखंडन विधि से ही आप यहाँ पर एलसीएम भी निकालोगे, ठीक है। पहले गुणनखंडन इसका करना ही होगा, ठीक। अब इसके साथ जब ये तीसरा तरह का क्या है भाई, तो तीसरा तरह का जो क्वेश्चन है वो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इसमें जैसे कि अभी एक पिछले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि किसी दुकानदार के पास जो है, मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी, 130 जो है बादाम की बर्फियां थी, और वो उससे जो है एक ऐसा ढेरी बनाना चाहती थी जिसमें कम से कम जगह घेरे और सभी ढेरियों में समान संख्या में बर्फी रखी जाए, ठीक है। तो कम से कम जगह घेर रहा था, तो वो जो क्वेश्चन था उसमें शब्दों के साथ जो है आंकड़े दिए गए थे, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, उस टाइप के क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। वहां भी था, यहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम जो है आता है। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। इस पहले कैटेगरी में ही एक और सब कैटेगरी होता है इसका, कि घातांक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कि कोई संख्या दे देगा और उसका गुणनखंडन बोलेगा, उसके गुणनखंडन में कि 2 का कितना घातांक है, घातांक मतलब पावर, ठीक है। तो अभी इन तीनों ही चीजों पर अभी बात करते हैं अच्छे से एग्जांपल्स के साथ। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बिना मेरे से हेल्प लिए ही आप पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो, ठीक है। मैथ्स में यही है कि कॉन्सेप्ट आप समझिए और सारा प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व कर लीजिए, समझे। तो अब देखो पहला टाइप जो है शुरू कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंडन ज्ञात करना, ठीक है। गुणनखंडन ज्ञात करना लगभग सब लोगों को आता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए जो है बता देते हैं हम यहाँ। इसी क्वेश्चन में हम आपको इसका सब कैटेगरी घातांकीय रूप में लिखना वो सब भी बता देंगे। देखो अगर आपसे कोई कहे कि गुणनखंडन ज्ञात करे, मान लो कि 94 का गुणनखंडन निकालने को कह रहा है, ठीक है। इस और भी एक साथ कई सारा एग्जांपल ले लेते हैं। 124 का हो गया, या सी में हम ले लेते हैं 1056, इस तरीके से नंबर्स हमने ले लिए हैं। इसका गुणनखंडन करना है हमको, ठीक है। तो पहला ए का जो है सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ए के लिए अगर हम सॉल्व करें तो देखो इसमें जो है लिख लो यहाँ पर 94 का गुणनखंडन, सॉल्यूशन में का गुणनखंडन लिखने का तरीका होना चाहिए आपके पास, 94 का गुणनखंडन, ठीक है। अब जो है देखो क्या करना है कि इधर जो है थोड़ा साइड में यहाँ पर 94 लिखोगे और इसका गुणनखंड लिखना है, यानी तो गुणनखंडन ही बोला है ना, तो इसी में कर लो, रफ में काहे के लिए जाएगा। गुणनखंडन बोला ही है तो रफ में करने का जरूरत नहीं है, यहीं पे गुणनखंडन निकाल लो, ठीक है। सामने में 2 से इसका लगाओगे तो इसका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, इसका हो जाएगा 4 बार में ये लग जाएगा और 7 47, ठीक है। और अब जो है देखो इसको जो है और किसी संख्या से लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना, और किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो इसको जो है बस इतना ही पे रहने दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि ये 94 को हम लिख सकते हैं 2 into 7, सॉरी 47 है ना, 2 into 47, तो ये हो गया इसका गुणनखंड, 94 का गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट में पूछा है या ऑब्जेक्टिव में पूछा हो, इस तरीके से देख लेंगे कि ऑप्शन में ये वाला चीज जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं। शॉर्ट में पूछा तो बस इतना लिख देंगे, और जितना भी मार्क्स इसके लिए डिसाइडेड रहेगा, मान लो कि अगर ये कह दिया कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, केवल ये ए वाला जो है, ये जो है खाली 2 मार्क्स का है, तो इसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा, बस प्रोसीजर इतना ही है, करना है इतना काम, ठीक है। अब देखो ये बी में जो है कह रहा है कि 124 है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। ये सब जो है आपको सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। हल बी, और इसको जो है ये चौथाई के
इधर लिखो, या फिर बीच में ऐसे हेडिंग बना देना, हल संख्या 1 का बी, ठीक है, ये इस तरीके से, और फिर ऐसे लिख देना, यहाँ हेडिंग बना देना, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है, समझे। तो ये जो है गुणनखंडन, समझे। अब जो है 124 इक्वल टू, नीचे में लिखेंगे, पहले इसका गुणनखंडन निकाल लो, तो 6 बार में ये हो जाएगा और ये 2 बार में, ठीक है, ये जो है 31 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। तो 124 का गुणनखंडन जो है यहाँ 2 गुने 2 गुने 31 हो गया, इतना तो लिख लिए तुम, ठीक है। अब इतना पे आंसर लिख सकते हो तुम, या नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। वो कौन सा स्टेप है, तो देखो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसको लिख देना तुम इक्वल में, 2 जो है वो 2 बार गुना हो रखा है, 2 into 2 है, 2 बार गुना हो रखा है, तो क्या कर दोगे, 2 का पावर 2 लिख दोगे, गुने में 31 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दोगे, समझे। तो और फिर आंसर लिख दोगे यहाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स, इसके लिए भी मिल जाएगा एकदम सही सही, ठीक है। ये हुआ। और अभी जो है ये गुणनखंडन निकालने के लिए बोला तो काम ऐसा कर दिए। और अगर तुमसे जो है कहा होता कि इसको जो है घातांकीय रूप में लिखे, इसके गुणनखंडों को, ठीक है, 94 के गुणनखंडों को घातांकीय रूप में लिखे, तो बस इतना ही पे आगे छोड़ देते इसमें, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें 124 का घातांकीय रूप अगर हमको बोला, तो गुणनखंडन निकालेंगे, यहाँ आएंगे, और ये देखो ये बेस हो गया, आधार हो गया, और इसके ऊपर पावर के रूप में लिख दिए, बस यही है घातांकीय रूप, ठीक है। गुणनखंडों को उसके पावर के रूप में लिख दो, जैसे 2 बार गुना है तो पावर में 2 आ जाएगा, 3 बार गुना हो रखा होता तो यहाँ पावर में 3 आ जाता, 4 बार गुना हो रखा होता तो यहाँ पावर में 4 आ जाता। मान लो कि 31 भी अगर 2 बार गुना हो रखा होता तो 31 का भी पावर 2 हो जाता, ठीक है। और इस तरीके से ये जो हमें एक मिलता फ्रेम, वही क्या होता, घातांकीय रूप, वही क्या होता, घातांकीय रूप, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन में ये कहे तुमसे कि 124 का को घातांकीय रूपों में व्यक्त करें, तो बस यही गुणनखंडन निकालो, इस तरीके से पावर के रूप में लिख दो, बस समझ गए ना। तो ये हो गया, मतलब काम ज्यादा है नहीं, उसी को अलग नाम से बुला दिया है, एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है। 2 मार्क्स इसके लिए भी मिलना है, समझे। तो ये गुणनखंडन घातांकीय रूप समझ में आ गया। अब इसी में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि मान लो कि अभी इसको बताएंगे ही, इसको अभी भूलो मत, इसको अभी बताएंगे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर कह दे कि 124 में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या कहता है कि 124 के गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। ध्यान से सुन रहे हो ना, कि 124 के गुणनखंडन में 2 का घातांक कितना है, मतलब ये 2 का घातांक जो है कितना है, तो घातांक मतलब पावर में कौन सा नंबर है, तो पावर में 2 है भाई, पावर में क्या है, 2 है, तो इसका घातांक 2 हो जाता। वहीं अगर मान लो कि कोई ऐसा संख्या होता, ठीक है, मान लो कि 248 होता यहाँ पर, तो ये 2 जो है एक बार और आ जाता है, यानी कि 2 का पावर 3 होता, और तब कहा होता कि 148 के गुणनखंड में 2 का घातांक कितना, तो यहाँ पर अगर पावर में 3 होता तो घातांक आंसर में अपना क्या आ जाता, 3 हो जाता। बात को समझ रहे हो ना। तो ये हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट तो तुमको क्लियर हो गया है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी इसका भी करके बता देते हैं, सी का कैसे निकलेगा, ठीक है, सी का भी जो है निकाल के बता देते हैं कि क्या है। देखो यहाँ तो 1056 है ना, तो 1056 का गुणनखंड, गुणनखंडन, चलो देखो 1056 हो गया। गुणनखंडन कभी भी लगता है तो अभाज्य संख्या से लगता है, पता है ना, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है, ठीक है। तुमको राहुल क्लियर रहना चाहिए, कोई भी दिक्कत जो है नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखो, समझे। तो बाद में ये नहीं कहना कि जो है समझ में नहीं आया है, वैसे कह तो सकते हो, अधिकार है तुम्हारा, कह सकते हो बोलना, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी जब पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं, और सच में कोई दिक्कत है तो जरूर बताना, घबराना नहीं है, बताना है हमको, समझे। हाँ नहीं, सपोर्ट के लिए जो है बोलते हैं, ठीक है, कि किसी को भी अगर सपोर्ट का जरूरत, कुछ लोगों को होता है स्पेशल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसको चाहिए ना, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्याएं ही इसमें गुणनखंड में लिखना होता है, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हमको तोड़ के रखना है, समझे, यही इसका मतलब है।
तो अभाज्य संख्या तो पढ़े थे ना पिछली बार कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद जो है 17, 19, फिर 23 और फिर 29, 31, इस तरीके से कई सारी संख्याएं हैं। 37, समझे। 39 तो खैर 13 के पहाड़ा में आ ही रहा है, समझे। 41, ये सब संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड जो है अगर करो तो केवल दो ही संख्याएं मिलेगी। कौन? पहला एक मिलेगा, 1 मिलेगा, और दूसरा वो खुद होगा, दूसरा वो संख्या खुद होगा। यानी कि इसको जो है देखा जाए तो इसमें देखो एक तो मिलेगा इसके गुणनखंड में, ठीक है, एक मिलेगा और ये खुद मिलेगा। 3 का भी देखा जाए तो वही मिलेगा, एक मिलेगा और ये खुद मिलेगा। तो इसके अलावा एक और खुद के अलावा किसी संख्या में एक और खुद के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है वो, है ना। तो वो तो हम पहले ही बता चुके हैं तुमको, ठीक। तो अभाज्य संख्या से लगाना है, 2 से लगा के देखो। 2 से लगने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 6 है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। इकाई अंक के स्थान पर 6 है, मतलब 2 से ये विभाज्य है। चलो लगा दो। 5 बार में जो है ये 10 लग जाएगा, भागे लगाना है ना जी। तो 5 बार में जो है ये 10 लग जाएगा। फिर ये 5 में 2 से भाग लगाओगे तो 5 में तो लगेगा नहीं, 4 में लगेगा 2 से, तो एक शेषफल बचा है ना। 1 के ऊपर में 6 उतार दो, 1 के ऊपर में 6 आ गया ये वाला, तो 16 हो गया। 16 में अब 2 से भाग लगाओ, 8 हो गया, ठीक है। अब लगाओ, ये फिर से 2 से लग जाएगा, 8 है ना लास्ट में, 2 से लग जाएगा। क्या लगाओगे? 2 से इसमें भाग लगाओ 5 में, तो 2 बार में 4 लगेगा, 1 रह गया शेषफल। 1 के ऊपर में 12 आया, ठीक है। 1 के ऊपर में 2 आया, तो 1 के ऊपर में 2 आया तो 12 हुआ ना। तो ये 6 बार में ये हो जाएगा और ये 4 बार में 8 हो जाएगा। इसको लगाओगे तो 1 बार में 2 हो गया, 3 बार में ये 6 हो गया और 2 बार में 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बढ़ोगे तो 2 से फिर लग जाएगा ये, है ना। तो ये 6 बार में अभी 12 लगेगा, 6 बार में 12 लग गया, ठीक है। ये इसमें लगा है क्योंकि ये एक जो है ये छोटा है ना 2 से, तो 2 अंक में लगाए हैं। 6 बार में 12 लग गया, 1 रह गया, 1 के ऊपर में 2 आया 12, तो 6 बार में जो है यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, ये 2 से लगाओगे तो 3 बार में आ जाएगा, 2 से लगाओगे तो ये 3 बार में और फिर 3 बार में, तो 33 हो गया। अब जो है ये 2 से लगेगा नहीं, तो 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 से लगाओ। तो 3 से लगने के लिए अंत में 3 है, 4 है, ये नहीं देखना है। देखना है 3 से लगाने के लिए कि जितने भी डिजिट्स हैं इसमें सबको ऐड कर लो, है ना। सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो 3 और 3 6 हो गया। अब जो संख्या मिला है उसमें 3 से भाग दो, तो 6 में 3 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कट गया। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 11 खुद एक अभाज्य संख्या है, इतना पर भी छोड़ सकते हो या नहीं तो एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, पर इतना हम लिखना रिकमेंड नहीं करते हैं किसी को भी, ठीक है। इतना पर ही छोड़ दो भाई। तो ये हो गया। अब इसका जो है 1056 था ना, हो तो 1056 बराबर, गुणनखंडन तो निकाल लिया, बस इसको लिख दो, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो हो गया, 4 गो, 5 गो, ये 3 और 11, इस तरीके से लिख दिए। तो ये गुणनखंडन हुआ, ये हुआ गुणनखंडन, ठीक है। इतना पर भी अगर छोड़ देते हैं तो इसको गुणनखंडन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमको घातांकीय रूप में बढ़ा, चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, पावर को गुना के रूप में लिख सकते हो, जो कि घातांकीय रूप में लिखने के लिए करते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। उतना ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर तुमको कह दिया है कि घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, लिखना है, तब तुमको पावर के रूप में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कोई चारा नहीं है। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 बार गुना हो रखा है, तो 2 के पावर 5 हो गया। और फिर उसके बाद 3 अकेला है और 11 भी अकेला है, तो ये हो गया। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। गुणनखंडन में इतना तक भी जा सकते हो, एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर घातांकीय रूप में लिखने को बोला है तो तुमको डेफिनेटली पावर के रूप में लिखना ही लिखना है। समझ में आ गया ना?
तो ये कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में आ गया गुणनखंडन का, ठीक है। अब अगर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तुम्हारे पास कि इसका गुणनखंडन निकाले, तो वो गुणनखंडन तुमसे निकल जाएगा ना, बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें क्वेश्चंस में जो है क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना, ऐसे लिख करके गुणनखंड को, ठीक है। तो या पावर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ढेर सारा ऑप्शन दे रखा है तुम्हारे पास, 140 है, 156 है, 5005 है, 7429 है, ठीक है। तो ये सब बन ही जाएगा, तुमसे खुद बन जाएगा, समझ गए। तो इसको बना लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, समझ गए। ये तुम्हारा होमवर्क में रह गया पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है देखो क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन के लिए पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं गुणनखंडन विधि से। हालांकि हम एक दिन पहले भी तुमको एलसीएम निकालना सिखाए हैं गुणनखंडन विधि से, याद है तुम लोगों में से सबको, ठीक है, सबको आता है, अच्छी बात है। अब देखो आगे, इसको भी जो है समझ लो, समझ लेने में क्या जाता है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और अच्छा रहेगा ना। देखो दूसरा ही टाइप का क्वेश्चन है क्या, एलसीएम ज्ञात करना गुणनखंडन विधि से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि एलसीएम जब भी रहेगा तो दो संख्याएं दी हुई होंगी हमारे पास, या दो से ज्यादा संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा संख्याएं। तो हम दो संख्या और तीन संख्या का बताएंगे तुमको। तो पहले दो संख्या का देखो, अगर 194 और 140 का हमको निकालना है, ठीक है, ज्यादा दूर से नहीं, ये पहले क्वेश्चन से ही दो संख्या हम उठा लिए हैं, ठीक, ताकि उसका भी सॉल्व हो जाएगा। जो पहले वाले में गुणनखंडन निकालने के लिए कहा था, गुणनखंडन यहाँ निकल भी जाएगा और एक एलसीएम भी हम लोग सीख लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए दोनों संख्या को हम यहाँ ले लिए हैं, समझो अब इधर। तो इसका जो है हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है, तो जब भी तुम कॉपी पे बनाओगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो जैसे ये 1 का जो है 2 का 1 है नहीं, ये 2 का 1 है, तो सॉल्यूशन लिखना, ये तो चौथाई के इधर लिखना लेफ्ट साइड में, या नहीं तो तुम यहाँ बीच में भी हेडिंग बना सकते हो। हम बीच में हेडिंग बनाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। हल संख्या 2 का ये 1 पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से बना देना और यहाँ पर हेडिंग दे देना कि इसका करना क्या है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हेडिंग बना के यहाँ लिख देना 194 और 140 का एलसीएम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एलसीएम बोला है तो एलसीएम, या नहीं तो लॉसर लिख रखा है तो लॉसर ही लिखना, ठीक है। ऐसे कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है उसी वर्ड को यूज करें, ठीक है। यहाँ पर भी हम लॉसर ज्ञात करना कर देते हैं, लघुत्तम समाप वर्तय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका जो है गुणनखंडन निकाल लो और इसका भी गुणनखंडन निकाल लो, गुणनखंडन विधि से ही तो करना है ना, ठीक है। तो एक बार विधि का नाम लिख दो, अच्छा रहेगा, गुणनखंडन विधि से, ठीक है। जिस विधि से ज्ञात कर रहे हैं उस विधि का एक बार नाम लिख दे और अच्छा रहेगा। तो गुणनखंडन विधि से, ठीक है, गुणनखंडन विधि से 194 और 140, पहले इसका गुणनखंडन निकालो भाई। 2 से लगाओगे तो 18 9 बार में लगेगा, ठीक है। 18 लगेगा क्या बार में, 9 बार में, एक शेषफल रह गया, एक के ऊपर 4, 14, 2 से 7 बार में, 2 से कितने बार में, 7 बार में। अब इसका तो 97 का जो है कोई और है नहीं, ठीक है, इसमें लगेगा नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि 194 का गुणनखंड कितना हो जाएगा। अभी इसको नहीं लिखते हैं, फिलहाल इसको पहले गुणनखंडन कर लो इसका भी, ठीक है। 2 से जो है ये 7 टाइम्स और 0, ठीक है। 2 से फिर 35, फिर 5 से लगेगा, 5 से लगाने का कहते हैं, देखो 3 से लगा करके पहले देख लो एक बार, 3 से लगेगा कि नहीं। तो बोले कि अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ लोगे, 3 और 5 को ऐड कर लिए तुम, ठीक है। 3 और 5 को ऐड किए तो 8 आया, 8 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये 35 भी 3 से नहीं कटेगा।
फिर 5 के लिए तो इकाई अंक में यानी अंतिम अंक जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ तो 5 है तो 5 से कट जाएगा 7 बार में, ऐसे भी। ठीक है, तो अभी 10th क्लास में आ गए हो, उतना ज्यादा सोचने का तुमको जरूरत भी नहीं करेगा। ठीक है, फास्टली जो है कर लो। अब इसको यहाँ पर लिखो, 194 का क्या हुआ, 2 इंटू 97। देखो अगर एक ही गुणनखंड बार बार आया है तो उसको पावर के रूप में लिख लो, हम सजेस्ट करेंगे पावर के रूप में पहले लिख लो। ठीक है, यहाँ तो रिपीट किया नहीं है तो पावर के रूप में लिखने का जरूरत नहीं है, पावर के रूप में लिखने का जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला क्या है, अगला है 140। 140 को अगर हम लिखे यहाँ पर तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको जो है लिख लो, 2 का पावर 2, 2 बार गुना हो रखा है ना इसलिए, और 5 गुने 7 लिख लिए। तो ये हो गया। अब इसमें जो है हमको एलसीएम निकालना है। अब निकालना है क्या, एलसीएम, इसलिए एलसीएम या यहाँ लॉसर लिखे थे ना, तो लॉसर लिखो, काहे एलसीएम लिख रहा है, गलत बात है यहाँ। ठीक है, तो लॉसर लिखे। और अब देखो करना क्या है, कॉमन चीज तो दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, कॉमन है ना। लॉसर का नाम ही है क्या, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन चीज भी इसमें देखना पड़ेगा हमको, तो कॉमन मिल गया। तो इसमें 2 कॉमन है, तो एलसीएम के लिए ध्यान रखना, एलसीएम के लिए जो है ध्यान रखना कि बड़े पावर को कॉमन में लेते हैं हम लोग, बड़े पावर को कॉमन में लेते हैं। तो 2 का यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर 2 बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एलसीएम के लिए 2 का पावर 2 बाहर ले लेंगे, 2 का पावर 2 जो है बाहर ले लिए। ठीक है, जबकि एचसीएफ में छोटा पावर को बाहर लेते थे। ठीक है, जैसे एचसीएफ निकालना होता तो ये वाला बाहर ले लेते, 2 का पावर 1 यानी कि केवल 2। अब देखो एचसीएफ में केवल और केवल उसको निकालते थे जो कॉमन होता था, और जो कॉमन नहीं था उसको छोड़ देते थे। ठीक है, उसको ऐसे ही रोड पे भगाने देते थे। ठीक, लेकिन यहाँ एलसीएम में ऐसा नहीं है, एलसीएम जो है ना छोटा मल्टीपल चाहिए इसको। ठीक है, छोटा सा मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल, छोटा, सबसे छोटा। तो कॉमन मल्टीपल तो ढेर सारा मिलेगा इसका, लेकिन उसमें भी सबसे छोटा चाहिए। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर है कॉमन में उसको तो लिया ही, साथ में जो अकेला रह गया है, मुसाफिर चल अकेला जो है ये, तो ये अकेला रह गया था, इसको भी ले लेंगे यहाँ से। और ये 5 अकेला था, ये भी चलेगा, और ये 7 अकेला था, ये भी अपने साथ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 97 हो जाएगा। इसके अलावा ये 5 था, 5 भी आ जाएगा, और ये 7 था, 7 भी आ जाएगा। अब जो नंबर आया है सबको गुना कर लो, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, वही होगा हमारा एलसीएम। अब जैसे देखो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 97 है, 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 20 हो गया, 7 दूनी 14। देखो ये 20 हो गया ना, और 7 दूनी 14, 140 हो गया। ठीक है, और अब ये 97 यानी कि 97। ठीक है, तो इसमें जो है 97 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये बहुत आसानी से जो है कम टाइम में जो है तुम बना लोगे, इसको गुना कर लोगे। कैसे, हम बताए थे तुमको कि 2 गुने 3 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये गुना करके इतना तो तुमको पता ही है 6 आएगा। ठीक है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार तुम ऐड किए हो, 2 को 3 बार क्या किए हो, ऐड किए हो। या इसका एक और मतलब है कि 3 को 2 बार ऐड किए हो, यही हुआ ना इसका मतलब। इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, है ना। तो वही बात हम इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लागू करेंगे। इसका 140 में गुना करना है 97 से, 97 से। तो इसका मतलब हुआ कि 140 को 97 टाइम्स ऐड करना है, 97 टाइम्स क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करें कि इसके आसपास का 100 हो जाएगा, तो हम 100 टाइम्स उसको ऐड कर लेते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा बैक जाओ,
स्किप करके, लेफ्ट स्किप करके, और फिर से एक बार सुनो मेरी बात को, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम 140 को 97 टाइम्स ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको 100 टाइम्स ऐड कर ले और फिर 3 टाइम्स जो है सब्सट्रैक्ट कर ले, घटा ले, तो बात तो बराबर ही होगा ना, समझे? अब तो अकल में घुसी ना। तो अब देखो, तो 100 टाइम्स अगर हम इसको ऐड कर लिए हैं तो 140 था ही, 100 से बार ऐड किया मतलब 0 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वैसे दिख रहा है कि नहीं इन लोगों को? तुम लोगों को तो दिख ही रहा है, इन लोगों को दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, इनको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो और 3 टाइम्स जो है इसको सबट्रैक्ट करना होगा, तो 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, तो 420 जो है इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही ना होगा जी। 3 टाइम्स कम कर देने के बाद अब घटा लो, बस सिंपल है। 0, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 9 में से 4 गया तो 5, और ये 14, तो 14,580। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 14,580। ये जो संख्या हम लोगों को मिला है वो हो जाएगा हमारा एलसीएम, वो हो जाएगा क्या, हमारा एलसीएम। तो गुना करना जो है कितना आसान है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से तुमको कुछ कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये सब करना ही है। तो अच्छे से इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, प्रैक्टिस करो और फास्ट कैलकुलेशन करो। इसका हम बहुत जल्द ही एक स्पेशल क्लास लेकर के आ रहे हैं कैलकुलेशन का, जिसमें यही सब चीज हम बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। और ये कैलकुलेशन का क्लास केवल एक बार हम नहीं रखेंगे, हम लगातार 3-4 दिन तक जो है कैलकुलेशन का क्लास करवाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जो है, या नहीं तो एक अलग से जो है इसका वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग इस कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाओ, अपने फास्ट कर पाओ अपने कैलकुलेशन को, समझे? तो ये तरीका है हम लोगों के काम करने का। एलसीएम निकालने के लिए बोला था, एलसीएम निकल गया, चलो जितना बोला था उतना तो कर दिया, एलसीएम हमने निकाल दिया। अब एलसीएम का मतलब क्या है, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एलसीएम वह है जिसमें सभी हैं, मतलब एलसीएम जो है इसके अंदर सब है, मतलब कौन कौन है, तो जिसका एलसीएम निकाले हैं वो, जिसका एलसीएम निकाले हैं वो, तो इसका मतलब 194 और 140 दोनों ही इसमें है, इसके गुणनखंडन में है। इसका मतलब है कि 140 से इसको भाग दे तो पूरा पूरा लग जाएगा, और भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा वो जाहिर सी बात है कि 194 आएगा भागफल में, ठीक है। और 194 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो भागफल में 140 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, एलसीएम का ये मतलब होता है। तो इसीलिए अगर छोटा मोटा एलसीएम निकालना रहता है ना, तो हम सिंपली यही चीज देखते हैं, यही चीज हम देखते हैं कि अगर 2 संख्या दिया है तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आता है, बस हम इतना देखते हैं और सीधे सीधे एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे अगर हमको कहा जाए कि हमको 8 और 4 का निकालना है भाई, तो देखो हम इसके टेबल में देखें ना, तो इसके टेबल में हमको 24 भी दिखाई देता है, 32 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सबसे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको देखना है कि सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना। तो 8 के टेबल में 24 भी आता है, और 8 के टेबल सॉरी ये 4 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी 24 आता है सबसे कम बार में, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा देखो, अभी ये एलसीएम नहीं मत समझ लेना इसको, बस ऐसे भी कैलकुलेट करना है। और सीधा इसमें देखो 16 भी तो है ना, 16 भी आता है इसमें और इसमें, ठीक है। तो इतने सारे मल्टीपल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, पर हमको जो है बड़ा वाला को नहीं चुनना है, सबसे छोटा, ठीक है। इसके अलावा जो है और कोई छोटा नहीं है, 16 के अलावा कोई छोटा है इससे नहीं है, तो 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे हम लोग एलसीएम जो है निकालते हैं ज्यादातर। जब भी फास्ट कैलकुलेशन करना होगा ना, तो ऐसे ही जो है देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पर है, तुरंत जो है एलसीएम निकल जाता है हम लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो, ये एलसीएम निकालना तो सीख लिए, इसी में एक बार हम बता देते हैं एचसीएफ निकालना। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम तो निकाल लिए, अब यहाँ पर मौसा निकाल लो भाई, मौसा। तो मौसा के लिए क्या करना होता है जानते हो? मौसा ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा तुमको एक काम, कि जो कॉमन है उसको देखो, सबसे छोटा पावर कौन है, दोनों के अंदर है, इसमें भी और इसमें भी,
सबसे छोटा पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, सबसे छोटा पावर 2 है 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या इसमें? तो और कोई कॉमन तो है नहीं, तो खाली यही हो गया HCF, है ना। लॉसा मौसा दोनों निकाल लिए, हो गया। चलो इतना हो गया। अब ये हुआ एलसीएम तो निकाल लिए, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। इसका एक और टाइप है क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी कह देता है ना कि इन संख्याओं का लॉसा और मौसा ज्ञात करें, लॉसा और मौसा ज्ञात करें। तो चलो ये तो हम ज्ञात कर लिए, और उसी में आगे जोड़ देता है कि और इनका सत्यापन भी करे। सत्यापन कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो। जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हो ना तुम, उसको गुना कर लो, लॉसा और मौसा जो आया है उसको गुना कर लिए तुम, ठीक है। उसको क्या कर लिए? गुना कर लिए। तो पता है ये कितना आएगा? ये इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर, ठीक है, ये इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर जो संख्या आएगी उसके बराबर आएगा, ठीक है। उन दोनों के गुना करने के बराबर आएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आएगा, ये जो है फॉर्मूला होता है। तो ये एक्चुअली इसी चीज को प्रूफ करने के लिए बोलता है कि इसको जांच करिए, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, तुमको करना क्या है कि यहाँ तक जो है निकाल लेना है, यहाँ तक तो निकाल ही लेना है, और जांच करने के लिए बोला है तो यहाँ पर लिख देंगे अब जांच के लिए, जांच के लिए, जांच के लिए पहले लेफ्ट साइड वाला निकाल लो, लॉसा गुने मौसा। लेफ्ट साइड वाला निकाल लो, तो लॉसा कितना था? 14,580 था, और गुने मौसा 2 था। इसको गुना कर लो, तो 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, और 5 दूनी 10, और 1 11, 14 दूनी 28। सीधे इसको कर लो तो 14 दूनी 28 और 1 29, और ये 0 जो है यहाँ पर लगेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया 29 160 हो गया, 29 160 हो गया। अब क्या करो कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर लो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ये हो गया। अब पहली संख्या क्या है? 194 है, गुने दूसरा है 140, दूसरा है 140। अब देखो, तुम इतने अगर कॉन्फिडेंट हो कि ये सब स्टेप्स तुम सही सही फॉलो किए हो, एलसीएम और एचसीएफ सही से निकाल करके लाए हो, ठीक है, तो तुम सीधे सीधे क्या करना ना कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर जो आया था उसी को लिख देना, उसी को लिख देना, क्योंकि गुना करने पे इतना ही आना ही है, ठीक है। अगर सारे स्टेप सही किया हुआ है तो, अगर गलती किए हो गया और गुना करोगे तब तो नहीं आएगा, लेकिन सारा स्टेप सही है तो गुना करने पे ये दोनों बराबर ही आएगा, फॉर्मूला है, बराबर आएगा ही, रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि दोनों बराबर हो गया कि नहीं, ये संख्या अगर बराबर है तो ये LHS और ये LHS इक्वल ही होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिख देना, सीधे सीधे लिख देना कि अतः, अतः लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। ये इसको घेर दो और यहाँ पर लिख दो सत्यापित, सत्यापित या प्रूव्ड, लिख दो यहाँ पर सत्यापित या प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया? 1 मिनट, इसको जब तक तुम लोग नोट करो।
चलो लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला काम क्या करते हैं कि एक वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को धड़ाक से ले आके रख देंगे यहाँ पे, समझे। तो इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बताएंगे। थोड़ी देर के लिए हम कैमरा बंद कर देते हैं ताकि इसको मिटा के और आगे का कुछ अगर क्वेश्चन हमको लिखना है तो वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको समझो, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुम लोगों का थोड़ा सा बोरियत फील हुआ होगा अभी, एकदम शांत था, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी शांत रहना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी इसको समझो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज बताएंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कैसे कर सकता है, ठीक है। इस बात को भी अभी बताएंगे हम, लेकिन इसको जो है अभी क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, कैसे आंसर मिलेगा, ये देखो समझो। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा होगा तुमको, आधा बोर्ड तो इस क्वेश्चन से ही भर गया है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा ही है। देखो क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ो। देखो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है एक वृत्ताकार रास्ता है खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है। इस रास्ते पर क्या है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया इसका एक चक्कर अगर लगाती है तो उसको, मान लो कि वो यहाँ से शुरू कर रही है चलना,
हम यहाँ दो बड़े, तो इसका नाम तो खत्म, कॉमन था इस, ठीक है। ये बाद में फिर ऐसा नहीं था, पावर, ठीक है। और इसमें भी पावर बड़ा, पावर, अब इसको सॉल्व जाएगा और ये होना, यानी कि मिनट में समझ, तो मिनट 30 मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु लेंगे, ठीक। अतः 30 मिनट 30 बाद पुनः बिंदु पुनः, ये हो गया। अब देखो कि तो आंसर, ठीक है, लिख दिए, में पूछा करके दे दिया। अब हम इसमें जो है और मॉडिफाई, उनसे पूछ कि चक्कर है ना, कम से कम कि कितने चक्कर वेद प्रारंभिक लेंगे, चक्कर अलग, ठीक है। तो इस दोनों को, तो को दो, या तो कहे हम कितने बाद दोनों प्रारंभिक, इसी को कहे न्यूनतम द्वारा लगातार चक्करों क्या है, प्रारंभ से पूछेगा, लेकिन पहले तो सेम, मतलब निकाल ले कितने समय मिल रहे हैं, उसके बाद समय लग, एक में 18 था, तो सोनिया चक्कर के बिंदु पर पहुंच, तो इसके लिए सोनिया सोनिया या मिनट चल रहा है, लिख देंगे के द्वारा चक्कर जिसके बिंदु ऐसा बना दे, क्या ऐड